मॉर्निंग किड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ योर सेवेंथ लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। टुडे विल टॉक अबाउट सम मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के या उसे काउंट करने के, मेजर करने के कुछ मेथड्स है, जिसमें सबसे पहला मेथड अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है आउटपुट मेथड। द फर्स्ट वन इज आउटपुट मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड, जिसे हम लोग प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस आउटपुट मेथड के हिसाब से क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट मेथड गाइस, द ओवरऑल इकोनॉमी डिवाइड्स इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पूरी इकोनॉमी को डिवाइड या स्प्लिट कर दिया जाता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से होने वाली इनकम सेपरेट, सेकेंडरी सेक्टर से होने वाली डिफरेंट और टर्शरी सेक्टर से होने वाली इनकम को डिवाइड या अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे जो चीजें पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड है, द थिंग्स विच आर टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर, उनकी अलग कैटेगरी रहेगी, जैसे कि फार्मिंग रहेगा, एग्रीकल्चर बोल सकते हो आप, माइनिंग, हंटिंग, XYZ। सेकेंडरी में आ जाएगा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे आपके पूरे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। इसे हम बोल देंगे द ओवरऑल इकोनॉमी डिवाइड्स इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आइए देखते हैं। अब आउटपुट मेथड के भी 2 और पार्ट्स है, या वी कैन से output method is again classified या divided into 2 broad categories. Out of it, the first one is final goods approach, जिसे नाम दिया जाता है final goods approach. If we talk about final goods approach, इसके अंदर क्या किया जाता है कि we can say चीज़ों की prices automatically इसमें ऐड हो जाती है। For example, अगर मैं बात करती हूँ कि for example a packet of bread costing ₹20, एक ब्रेड का पैकेट हम लोग परचेज करते हैं जिसकी प्राइस हो जाती है ₹20। उस ब्रेड के पैक के साथ में वीट यानी जो गेहूं है उसकी प्राइस, प्लस उसको जो भी फ्लोर में या आटे में कन्वर्ट करने के लिए पैसे लगे थे वो पैसा, या उसको जो भी ब्रेड बनाने के लिए खर्च आता है, ये तीनों खर्च इस ब्रेड के ₹20 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, for example, you are purchasing a pack of bread worth ₹20. So in it, the manufacturing cost of wheat, yeah, we can say the charges for making flour by that wheat is already added in the price of bread, which is ₹20. This is called or known as final goods approach. Move toward the second one, guys, value added approach. दूसरा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। अब वैल्यू एडेड अप्रोच एग्जैक्टली क्या होती है? वैल्यू एडेड अप्रोच एक्चुअल में होती है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड आउटपुट। अब हमारी जो वैल्यू एडेड अप्रोच होती है ये एक हिसाब से डिफरेंस होता है किसका? चीज़ों की कीमतें और उससे मिलने वाला रिटर्न्स फाइनल या उसके आउटपुट के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक टेबल यहाँ पे दी गई है, जिस टेबल के अंदर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे लिखा है कॉटन, यार्न, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको दिया गया है प्रोडक्शन स्टेज, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और फिर वैल्यू एडेड एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे आई टोल्ड यू, द वैल्यू एडेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड आउटपुट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन स्टेज में दिया है कॉटन, यार्न यानी थ्रेड, धागा, क्लोथ, उससे बनने वाला फाइनल शर्ट और फिर टोटल वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है कि आपको वैल्यू दी गई है, आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 150, 250, 400 एंड 500, प्लस उसमें आप इनपुट की वैल्यूज ऐड करते हो। इनपुट मतलब जो चीज आप लोग एक्चुअल में यूज करने वाले हो, दैट इज पहले में तो 0 आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज कर रखा है। नेक्स्ट इज 150, 250 एंड 400। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यह हो जाता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो 150 माइनस 0 इज इक्वल टू 150, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फैक्टर्स। सेकेंड वन, 250 से अगर मैं 150 माइनस करती हूँ, डिडक्ट करती हूँ, ये बन जाता है मेरे लिए 100। 400 में से अगर 250 में माइनस करूँ वो बनता है मेरे लिए 150, क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज में ये सारी चीजें ऑलरेडी एडेड है, इसीलिए हम उसकी डबल काउंटिंग को अवॉइड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ 400 में से 250 माइनस करने की, तो 150 इज बैलेंस वन। दिस इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड योर आउटपुट।
नेक्स्ट 500 में से 400 निकाल दिए, वो बन जाते हैं 100। मेरी अगर बात करती हूँ वैल्यू एडेड, वो बन जाती है टोटल वैल्यू। अगर मैं देखती हूँ इन सबकी समीशन में लेती हूँ 150 प्लस 150 300 4 एंड 500, मेरा वैल्यू एडेड बन जाता है बच्चों यहाँ पे 500। तो ये था मेरा फर्स्ट मेथड, दैट इज आउटपुट मेथड। Move toward the second one, guys. The second method of measuring national income is income method. Now, income method is also called or known as factor cost method. Now, let's see exactly what include in factor cost method. Payments received by all citizens in terms of rent, wages, interests and profits. Whatever income has been collected within a year, the same is been calculated or known as income method. चलिए, एक साल भर में एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं जो बट ऑफ कोर्स इनकम अर्न कर रहे हैं, उनसे मिलने वाले जितनी भी पेमेंट्स है या उनसे कलेक्ट होने वाली जितनी भी इनकम है, सारे सिटीजन्स की इनकम, उस इनकम को बोला जाता है इनकम मेथड। इसमें आप लोग हर प्रकार के इनकम टैक्स डाल सकते हो, हर प्रकार का इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, ड्यूटीज, फ्रेट, ऑक्ट्राई चार्जेस, हर प्रकार के चार्जेस क्या हो जाते हैं, पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स। ये हर तरह का वी कैन से टैक्स होता है जो एक गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब बात करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। तो एग्जैक्टली नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर किसी ने चीजें रेंट पर दे रखी है उससे मिलने वाला रेंट, मजदूरों को जो मिलती है सैलरीज बोलिए, वेजेस बोलिए, इंटरेस्ट जो बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, या प्रॉफिट जो एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन, इन शॉर्ट इन सारे वेज से अर्न होने वाली जो नेशनल इनकम रहेगी या जो भी इनकम होगी उसे हम बोल देते हैं नेशनल इनकम। ये हो जाता है सेकेंड वन, इनकम मेथड, जिसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्या आ जाए। ओके, मूव ऑन टुवर्ड द लास्ट मेथड, दैट इज expenditure method. Expenditure method is also known or called as outlay method. Now let's see कि exactly what is outlay method, guys. Outlay method means what? Expenditure method के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस किस स्वरूप में एक पर्टिकुलर कंट्री एक्सपेंस करती है या पैसे खर्च करती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स कि जिसके जरिए एक पर्टिकुलर कंट्री एक्सपेंसेस करती है। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस. दिस इज नोन एज private final consumption expenses. Now what is private and final consumption expenses, guys? For example, an individual is doing expenses for purchasing food for his family, car, TV या any durable things. उसकी फैमिली के लिए जब एक बंदा अपने खुद के प्राइवेट कंजम्पशन के लिए या प्राइवेट यूज के लिए जब बंदा खाने की कोई चीज़ खरीदता है, ड्यूरेबल चीज़ें खरीदता है जैसे कि कार होती है, टीवी, वॉशिंग मशीन या अदर कंफर्टेबल चीज़ें कुछ खरीदता है, ये सारा कंजम्पशन एक कैटेगरी में आता है जिसे नाम होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट दूसरा वाला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि रिन्यूअल्स और न्यू इन्वेस्टमेंट। कंट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है और कुछ लोग उसे रिन्यू कर रहे होते हैं या कुछ लोग नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, इन एमएनसीज के अंदर इंडिया का ही पैसा, एक का पैसा किसी और की कंट्री में कंपनी में इन्वेस्टेड होता है, उसे हम बोलते हैं या तो रिन्यू हो जाते हैं वो पैसे या न्यू इन्वेस्टमेंट में वो पैसा खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ये आ जाता है कैटेगरी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि कोई एक बंदा जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ले रखे है उसको रिन्यू करता है, रिपीट करता है, या जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे आते हैं वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार के कंजम्पशन करती है या पैसा इन्वेस्ट करती है और किस प्रकार से खर्च करती है। सो expenses by government in terms of law, order, defense, education and health. Yes guys, whatever taxes is been collected by the government उन सारे पैसों का कंजम्पशन कहाँ करती है? डिफेंस में,
कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी डिफेंस में उसका खर्च होता है, जितने भी फोर्सेस होंगे, आर्मी फोर्सेस, ये फोर्सेस, वो फोर्सेस, सभी को जो सैलरीज जाएगी या सबको जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पैसा जाता है वो आ जाएगा आपका इस कैटेगरी में। एजुकेशन, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, हॉस्पिटल्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं, जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है जहाँ पे फ्री में या वी कैन से कम कीमतों पर ट्रीट किया जाता है लोगों को, all these comes under the category of government final consumption and investment expenditure. Move toward the next one, that is net foreign investment. Now what is net foreign investment, guys? Net foreign investment is nothing but a difference between your exports and your imports. कि एक कंट्री फॉर एग्जाम्पल 1000 चीजें एक्सपोर्ट करती है, 1000 चीजें एक्सपोर्ट करती है और दूसरी कंट्री से 800 मंगवाती है। सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस इज 200, 200 हो जाती है कंपनी की नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब एक कंपनी 1000 रुपए की चीजें बेचती है, बदले में 800 रुपए का सामान किसी और कंट्री से खरीदती है। बीच में जो 200 रुपये का प्रॉफिट होता है या 200 रुपए का जो एक्स्ट्रा सेल कंट्री ने कर रखा है, उसे हम बोलेंगे नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट a difference between your your exports and your imports. Move toward the last one, guys, that is net receipts. Now what is net receipts, guys? Net receipts are nothing but net receipts हो जाते हैं, it's a difference between expenditure incurred by foreigner on domestic goods and services. नेट रिसीट्स होती है कि फॉरेनर्स ने जो हमारी डोमेस्टिक चीज़ों पे वी कैन से जितने भी रिसीट्स हमें दिए हैं, और अगर मैं बात करती हूँ पेमेंट्स की, जो अब्रॉड में जाके हम लोग पैसा खर्च करते हैं, I'm reading the same for you. The difference between expenditure incurred by foreigners on domestic goods and services and expenditure incurred abroad by residents on foreign goods and services, जिसे हम बोल देंगे receipts and payments. कुछ फॉरेनर्स खर्च करते हैं और कुछ रेसिडेंट्स खर्च करते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसे आप लोग बोल देते हो नेट रिसीट्स। ये थे मेरे कुछ मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। लेट्स टॉक विद गाइस नाउ डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये जो नेशनल इनकम मेजर की जाती है, इसको मेजर करने में बहुत टाइप की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जैसे कि इन डिफिकल्टीज को 2 सेक्शंस में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। द डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज थेरोटिकल डिफिकल्टी या वी कैन से कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी। इसे थेरोटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज भी हम बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली थेरोटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज होती क्या है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। यस, अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की, तो देर आर एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्स आर देयर या ऑकरिंग इन इंडिया, बट उसमें से अगर मैं बात करती हूँ पेंशन्स की, तो पेंशन्स किसी प्रकार की इनकम तो है नहीं, बट ऑफ कोर्स इसमें पैसा बहुत ज़्यादा पेंशनर्स को चला जाता है, लेकिन इसका रिकॉर्ड हमारे नेशनल इनकम में होता है नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल हमें नेशनल इनकम की एक फिगर नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इज इलीगल इनकम। जितनी भी हमारी स्मगलिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, या जितने भी इलीगल तरीकों से पैसा हम लोग अर्न करते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड भी नेशनल इनकम में बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हमें एग्जैक्ट नेशनल इनकम का अमाउंट पता नहीं चल पाता है। द नेक्स्ट इज अनपेड सर्विसेज। यस, अनपेड सर्विसेज मतलब कि क्या, देर आर अन नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में जाके खाना खाते हो, किसी लॉन्ड्री वाले को कपड़ा देते हो वॉश करने के लिए, तब आप लोग पैसा खर्च करते हो या आप उस बंदे को चार्जेस पे करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एक हाउसवाइफ होती है, शी इज कुकिंग फूड फॉर यू, बट आप उसे पैसा नहीं देते हो। शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, पर आप उसको उसके भी लिए पैसा नहीं देते हो, जिसकी वजह से भी हमारी नेशनल इनकम की एग्जैक्ट अमाउंट या फिगर नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चलिए बात करते हैं सेल्फ कंजम्पशन की। जैसे कि हमें सभी को पता है कि फार्मिंग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है या बहुत सारे लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है, बट उसमें से वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 1000 kgs ऑफ राइस
इस साल में ग्रो किए हैं। आउट ऑफ इट वो लोग सिर्फ 700 मार्केट में बेचते हैं एंड 300 kgs दे आर कीपिंग फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन विच इज ऑल्सो नॉट एडेड इन नेशनल इनकम, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोड्यूस तो किए हैं या प्रोडक्शन हुआ है 1000 kgs का, जिसमें से सिर्फ 700 वो मार्केट में बेचते हैं, तो इनकम सिर्फ 700 के ऊपर जनरेट होगी। लेकिन जो 300 के केजीज उन्होंने अपने घर के लिए उठाकर रख दिया है, उसका कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। कुछ फॉरेन फर्म्स की भी इनकम होती है जिसका रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर क्या आता है कि बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री में स्कूल्स, फ्री में वी कैन से कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड XYZ थिंग्स। इनके ऊपर भी नेशनल इनकम, बट ऑफ कोर्स इसमें खर्च होता है, लेकिन उससे मिलने वाली इनकम का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ चेंजिंग प्राइस लेवल। चेंजिंग प्राइस लेवल के अंदर क्या होता है? चेंजिंग प्राइस लेवल के अंदर हो जाता है बच्चों, when the prices of goods are increased, at that time your national income is increased, but if but when there is a decrease in price, जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तब नेशनल इनकम ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन जब वीकेंड से चीजों की कीमतें कम होती है या जब थोड़ा सा मार्केट में वीकेंड से डिक्रीज होती है, मंदी आती है, तब नेशनल इनकम इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी। ये हो जाती है बच्चों कुछ थेरोटिकल या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मूव टुवर्ड द सेकेंड साइड, दैट इज प्रैक्टिकल या वी कैन से स्टेटिस्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए देखते हैं, ये तो थेरोटिकली हो गई। प्रैक्टिकली क्या क्या डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट या मेजर करने में। द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ब्रेड का पैकेट परचेज करते हो, एक ब्रेड का पैकेट होता है 20 रुपीज का, उस ब्रेड के पैकेट में एक फार्मर को वीट बनाने में कितना खर्च लगा, उससे आटा बनने में कितने पैसे लगे, ये दोनों चीजें ऐड होते हैं आपके 20 रुपए के ब्रेड के पैकेट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डबल काउंटिंग वाला फंडा हो जाता है कि हर बारी आप खेती, फिर वो आटा बनने का प्रोसेस, फिर पैकिंग, फिर ब्रेड, सारी चीजें डबल डबल काउंट हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट नेशनल इनकम पता नहीं चल पाती है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या आ जाता है? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर्स के अंदर आ जाता है स्पेशली इन रूरल एरियाज there exists the non-monetized sector, agriculture still being in the nature of subsistence farming. A major part of production is partly exchanged for other goods and services. It is excluded while counting national income. Yes, अगर हम existing और नॉन मोनेटाइज सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे जो फार्मिंग सेक्टर्स होते हैं उनको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट डेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअल में यही नहीं पता होता है कि कितने लोगों की इनकम ऐड करनी है, कितने लोगों की ब्लैक मार्केटिंग से साइड में चली जा रही है, कितने लोगों की इलीगल इनकम है, जिसकी वजह से डेटा ही प्रॉपर नहीं है, तो नेशनल इनकम जनरेट करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में आ जाता है कि चीज़ों की टूट फूट, चीज़ों के अंदर डेप्रीसिएशन, डिडक्शंस या वी कैन से रिडक्शन इन एसेट। एसेट्स में अगर रिडक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी एग्जैक्ट नेशनल इनकम बिल्कुल पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस में भी क्या होता है कि जितना भी भांडवल आपने इन्वेस्ट कर रखा था उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सेम वही फंडा हो जाता है कि कभी आपको चीज़ों की कीमतें बढ़कर मिलती है, कभी घटकर, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इलिटरेसी और इग्नोरेंस के अंदर क्या आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इलिटरेट और इग्नोर चीज़ों को करने की वजह से भी नेशनल इनकम प्रॉपर वे से कैलकुलेट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इन इंडिया, बहुत सारे लोग वी कैन से साल के 12 महीने काम नहीं कर पाते हैं, मीन्स दे आर नॉट वर्किंग थ्रू आउट द ईयर।
कुछ लोग सीजनल फार्मिंग करते हैं, सीजनल क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, इसीलिए जो भी वर्क वो लोग करते हैं उनके वर्क्स होते हैं किसी के 4 महीना, किसी के होते हैं 8 मंथ्स, किसी के 10 मंथ्स, किसी के 7 मंथ्स, डिपेंड्स। मतलब थ्रू आउट द ईयर दे आर नॉट अर्निंग वी कैन से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम, लेकिन हम उनकी नेशनल इनकम तो पूरे साल भर की काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन हमें गलत पता चलता है। वो लोग सिर्फ 4 महीना अर्न करते हैं, 8 महीने की नेशनल इनकम हम लोग उनकी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अगर मैं बात करती हूँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक of the producers are known as inventory. Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production. अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं, इसमें आ जाता है पूरा रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिर फाइनल गुड्स। इन सभी की कैलकुलेशन अगर मैंने रॉ मटेरियल ही गलत काउंट किया है तो अगली काउंटिंग पूरी मेरी एक पूरी क्यू मेरी रॉन्ग हो जाती है। तो ये सब कुछ थी मेरी कुछ डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सम theoretical difficulties are there and some practical difficulties are there. I hope the same concept is clear to you. That's it for today. ये वाला लेसन 7th वाला यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।